Hello friends, welcome to this webinar. फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उस पे ज्यादातर बिजनेस ओनर ध्यान नहीं दे पाते और फोकस नहीं कर पाते। और इसकी वजह से बिजनेस में कई सारे और प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ कैश फ्लो, यानी कि कैश क्राइसिस क्रिएट होता है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कम है, प्रॉफिट बिजनेस में नहीं दिखता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, टाइम पे पेमेंट कलेक्शन नहीं आ रहा है, और उसकी वजह से अपने सप्लायर को भी आप टाइम से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो सारे प्रॉब्लम होते हैं, उसके भी अलावा कई सारे और भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो उस सब का एक ही रीजन है कि they are lacking the financial awareness. Means majority of the business owners are lacking the financial awareness, and they don't have control on the reporting and their business. So we will talk about the same, and specifically for engineering and casting manufacturing industry. Now let's start the webinar. Friends, our session will be divided into the four sections: Section A, B, C, and D. Section A will be covered by the management information system and reporting related to the engineering and casting business. Section B will cover the financial authorization and expense control. Section C will cover the team capability and financial process integration, and section D will cover the cross-functional reviews and KPI monitoring. Now friends, we will cover the each and every section one by one. So section A, in this section we will cover the management information system and reporting related to the financial controls and reporting in engineering and casting industry. So, question number one related to the financial control and reporting is the: do you receive a monthly MIS report that includes profit and loss, balance sheet and cash flow statement? यानी महीने में एक बार आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट रिव्यू करते हैं या नहीं? और फ्रेंड्स, ये रिव्यू करना क्यों जरूरी है? तो वन बाय वन हम तीनों स्टेटमेंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कवर होता है। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके बिजनेस का जब आप देखेंगे, बराबर, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कोई भी पीरियड का होता है। से फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक दिन का भी होगा, एक महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, या एक साल का हो सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्या बताता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी भी टाइमिंग पीरियड में आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या क्या था, बराबर, वो आपका हाँ पातड़ा कही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर डेट, बैलेंस शीट किसी भी पर्टिकुलर डेट का बनता है। ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर डेट यानी एज ऑन पर्टिकुलर डेट आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या था, कौन सी डेट को आपको किससे कितना लेना था, और किसको कितना देना था, और आपका खुद का कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट दिखाएगा। उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी पर्टिकुलर टाइमिंग पीरियड का आप बना सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, या एक साल का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो इस तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो आपको क्या दिखाएगा कि ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आपके बिजनेस में
आपने कितना कैश फ्लो जनरेट किया। बराबर, सपोज एक महीने का आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बनाया है। सपोज आपने जून का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, तो जून में आपने नेट कैश जनरेशन कितना किया। बराबर, कैश फ्लो में आपके बैंक बैलेंस में और कैश बैलेंस में कितनी बढ़ोतरी हुई, या कितना बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस माइनस हुआ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको देगा। नाउ ये तीनों स्टेटमेंट आपको महीने में एक बार आपको रिव्यू करने जरूरी है। अगर आपकी टीम ये नहीं बना पा रही, तो किसी भी एक्सपर्ट के पास आप ये बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ वी आर going to talk about the second question. Are your financial report generated within the first 7 to 10 days of each month? यानी कि सपोज जून का महीना खत्म हुआ है, तो जून के महीने के जो तीनों ये स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, ये तीनों के स्टेटमेंट आपके पास 7 तारीख से पहले आ जाने चाहिए। यानी कि आज 7 जुलाई है, तो आज की तारीख से पहले आपके टेबल पे इसका रिपोर्टिंग होना चाहिए, ये तीनों के तीनों रिपोर्ट का। क्योंकि अगर आपने ये देरी से चेक किया तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जुलाई महीने का भी प्लानिंग करना है। तो अगर आपके पास पिछले महीने का प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो नहीं है, तो जुलाई महीने का आप प्लानिंग कैसे करोगे। बराबर। सो इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट के 7 तारीख से पहले अगले महीने का ये रिपोर्ट आपके पास आ जाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इज देयर ए डिफाइंड सेट ऑफ केपीआई दैट आर रिव्यूड मंथली बाय द मैनेजमेंट। तो आपका जो मैनेजमेंट है, उसने आपके कोई फाइनेंशियल पैरामीटर डिसाइड किए हैं, जिसको हम केपीआई बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कि आपको सपोज आपका जो नेट मार्जिन है वो 10% से ज्यादा होना चाहिए, ग्रोस मार्जिन आपका 20% से ज्यादा होना चाहिए। बराबर। आपका जो डेटर्स कलेक्शन का पीरियड है वो 60 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई आपने केपीआई डिफाइन किए हैं आपके बिजनेस के? तो अगर वो डिफाइन नहीं किए हैं तो आप रिव्यू क्या करेंगे। तो आपके बिजनेस में कम से कम 5 या 6 केपीआई डिफाइन होने चाहिए, जो आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस है वो रिफ्लेक्ट करेंगे, कि जो आपने टारगेट किया था उसके हिसाब से परफॉर्मेंस हुआ या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, आप अपने बिजनेस का प्रोडक्ट वाइज एंड कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कभी आपने एनालिसिस किया है? कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। तो इससे आपका फायदा क्या होगा, कि अगर आप प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके बिजनेस में कौन सी प्रोडक्ट आपको ज्यादा मार्जिन कमा के दे रही है, और किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और दूसरा, कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप एनालिसिस करेंगे, तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि कौन सा कस्टमर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा के देता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के देता है। किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन से कस्टमर को ज्यादा अच्छी यानी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, किसको आपको ज्यादा भविष्य में उसको डिस्काउंट भी आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें तब डिसाइड होगी जब आप प्रोडक्ट वाइज और प्रॉफिटेबिलिटी वाइज एनालिसिस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर रेगुलर वेरिएंसेस आइडेंटिफाइड बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। क्या आप अपने बिजनेस का फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं? और अगर आप एवरी मंथ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, यानी आप अपने बिजनेस का कैश बजट बनाते हैं, जिसमें हम कवर करते हैं सेल्स में से सेल्स आपने किया है तो कितना कलेक्शन आएगा, कितना सप्लायर को पेमेंट करना है अगले महीने, कितना एक्सपेंस का पेमेंट करना है। तो अगर आपको जून का
डिसाइड करना है, सॉरी जुलाई का आपको कैश बजट बनाना है, तो 30 जून को वो बन जाना चाहिए, 30 जून से पहले। तो अगर आप ये कैश बजट बनाते हैं तो बजट के साथ एक्चुअल का जो एक्चुअल होता है परफॉर्मेंस, उसका कभी आपने कंपैरिजन किया है कि उसमें वेरिएंस क्या है? तो अगर ये आप करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो आपने बजट डिसाइड किया था उससे ज्यादा हुआ या कम हुआ। तो उसके रीजन आप फाइंड आउट करके उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कौन से डिवीजन में है? तो सेक्शन बी में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। वो किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल ऑथोराइजेशन एंड एक्सपेंस कंट्रोल। बराबर। तो जो भी आपका जो बिजनेस है, वो बिजनेस में आपको कई सारे एक्सपेंस ऑथोराइज करने होते हैं, जैसे कि रिपेयर्स है, स्पेयर्स का परचेज है, स्पेयर पार्ट का परचेज है, कंज्यूमेबल्स है, टूल्स है, या कोई बड़ा मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना है आपको। बराबर। तो आपके जो ये सारे खर्चे हैं, बराबर, उसका ऑथोराइजेशन का प्रोसेस क्या है? कौन उसको ऑथोराइज करता है, कौन पेमेंट करता है, कौन उसका अकाउंटिंग का एंट्री करता है, ये सारी चीजों पे ट्रैक करना जरूरी है। बराबर। अगर इस पे आपका ट्रैक नहीं होगा तो कब आपका अननेसेसरी एक्सपेंस हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 related to the engineering and casting manufacturing industry. Are there defined approval limits for each department or expense category? यानी जो भी आपके डिपार्टमेंट है और जो भी आपका पर्टिकुलर एक्सपेंस है, जो मंथली एक्सपेंस, उसका आपने अप्रूवल लिमिट डिफाइन किया है कि हर महीने इससे ज्यादा एक्सपेंस इसमें होना नहीं चाहिए। यानी आपके आपने उसका बजट बनाया है, मंथली बजट, या कोई डिपार्टमेंट है कि इस डिपार्टमेंट में इससे ज्यादा एक्सपेंस हमें नहीं करना है। तो ये जो डिफाइंड अप्रूवल लिमिट है, अगर वो आपने नहीं रखी है तो कौन से डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंस हो जाएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये भी आपको प्री डिफाइंड अप्रूव करना जरूरी है, इसकी लिमिट, डिपार्टमेंट का एक्सपेंस और कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इज देयर अ मटेरियल वेस्टेज और स्क्रैप डिस्पोजल अप्रूवल पॉलिसी इन प्लेस? आपके बिजनेस में आप जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जो भी वेस्ट या स्क्रैप निकलता है, बराबर, तो उसका जो आप डिस्पोजल करते हैं, वो भी वो जो आप बेच देते हैं, उसका बेचने का, वो सेल करने का, जो भी आप भंगार वाले को बेचते हैं या सेल करते हैं और किसी भी दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं, तो उसका वो डिस्पोजल करने का, बेचने का कोई आपने प्रोसेस रखा है या पॉलिसी डिफाइन किया है? अगर उसका कोई पॉलिसी नहीं है, अगर उस पर कोई कंट्रोल नहीं है आपका, बराबर, तो उसका पैसा कहाँ पे चला जाएगा या वेस्टेज पे अ, अगर चोरी हो जाएगा या किसी दूसरी जगह पे चला जाएगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा और आपका बिजनेस में लॉस होगा। तो मटेरियल वेस्टेज और स्क्रैप डिस्पोजल का भी एक पॉलिसी बनाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9। आर ऑल फाइनेंशियल अप्रूवल ट्रेसेबल एंड ऑडिटेबल? यानी जो भी आपने फाइनेंशियल अप्रूवल डिफाइन किए हैं, बराबर, उसका आपका ट्रैकिंग रखना जरूरी है। तो वो ट्रेसिंग होता है उसका, यानी इज इट ट्रैकेबल और ऑडिटेबल, उसका ऑडिट करना भी जरूरी है। तो ऑडिटेबल है या नहीं फाइनेंशियल अप्रूवल? क्योंकि फाइनेंशियल अप्रूवल आपने करके रख दी है और उसका ट्रैकिंग नहीं होता, उसका ऑडिट नहीं होता, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो भी फाइनेंशियल अप्रूवल आपने डिफाइन किए हैं उसका ऑडिट करना जरूरी है, अदरवाइज इट वुड बी इरिलेवेंट फॉर योर बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 10। आर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बेंचमार्क्ड और बजटेड एनुअली? तो
इंजीनियरिंग एंड कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हमें मालूम है कि हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे ध्यान देना जरूरी है कि कोई भी हमारी मशीनरी हो या फोर्जिंग का यूनिट हो, बराबर, अगर उसमें अगर वो किसी भी टेक्निकल रीजन की वजह से बंद हो जाता है, बराबर, तो उसके लिए हमें उसका मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। तो जो भी मेंटेनेंस करवाना है उसका आपने एक बजट डिसाइड किया है पूरे साल का, या उसका कोई एक्सपेंस है, उसका बेंचमार्क एक्सपेंस रखा है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे इतना खर्चा तो हमें लगेगा ही, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए आपका बजट बनाना जरूरी है, और उससे ज्यादा आपको खर्चा नहीं करना है। Now we are going to start the section number C, which is related to the team capability and financial process integration regarding the engineering and casting industry. Is your finance team trained in manufacturing specific costing and analysis? जो आपके पास फाइनेंस टीम है और अकाउंटिंग टीम है, मुझे मालूम है किसी के पास फाइनेंस टीम नहीं होती है, ओनली अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, बराबर। तो आपका जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसके पास कॉस्टिंग का नॉलेज है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का किस तरह से कॉस्टिंग निकालते हैं। और अगर आपने कॉस्ट शीट बनाई है तो टाइम टू टाइम उस कॉस्ट शीट का रिव्यू होता है या नहीं, कि एक बार एक प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट आपने बना दिया जिसमें सारा रॉ मटेरियल का एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, वो सब आपने डाल दिए और उसको एक साल तक रिव्यू नहीं किया, बराबर। सिर्फ आप थोड़ा बहुत उसमें जो भी आपका रॉ मटेरियल का प्लस माइनस होता है प्राइसिंग का, वो ही आप अपडेट करते हैं। तो आपका जो भी कॉस्ट शीट है, पहले तो उसका नॉलेज आपके फाइनेंस या अकाउंट टीम को होना जरूरी है, और उसका टाइम टू टाइम एनालिसिस होना जरूरी है। अगर आपकी कॉस्ट शीट को आप फ्रिक्वेंटली रिव्यू नहीं करते, बराबर, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप कई सारी प्रोडक्ट पे लॉस भी करते रहे हो, बराबर। मैंने देखा है, मेरे जो कई सारे क्लाइंट है, बराबर, जिसके साथ मैंने जब शुरुआत की थी तब वो कॉस्ट शीट नहीं बनाते थे, और बनाते थे तो रिव्यू नहीं करते थे, बराबर। तो कॉस्ट शीट बना के उसको टाइम टू टाइम, कम से कम महीने में एक बार आपको रिव्यू करना जरूरी है, बराबर, ताकि इसका इम्पेक्ट डायरेक्टली आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है, बराबर। तो अगर आपने उसको टाइम पे रिव्यू नहीं किया और रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया और आपने अपना फिनिश गुड्स का प्राइस नहीं बढ़ाया, तो यू विल हैव ए लॉस, बराबर। और लॉस की वजह से आपको स्टार्टिंग में मालूम नहीं पड़ेगा कि आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, क्योंकि मेजोरिटी बिजनेस ओनर प्रॉफिट एंड लॉस तो रिव्यू नहीं करते, बराबर। तो प्रॉफिट एंड लॉस रिव्यू नहीं करते, इसलिए लॉस मालूम नहीं पड़ेगा। और लॉस मालूम नहीं पड़ेगा, बराबर, लॉस होगा तो कैश फ्लो का प्रॉब्लम होगा, और कैश फ्लो का प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा कि हम लोन लेते जाएंगे, हमारा लोन बढ़ता जाएगा, और हमारा कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट लिमिट भी बढ़ता जाएगा, बराबर। क्योंकि बिजनेस में लॉस हो रहा है, हमने पीएनएल रिव्यू नहीं किया, हमें मालूम ही नहीं कि कहाँ पे लॉस है, बराबर। और लॉस की वजह से एक तो हम उधारी में माल बेचते हैं, उधारी में माल बेचते हैं इसलिए टाइम पे पेमेंट नहीं आ रहा है, सप्लायर को टाइम पे पेमेंट देना होता है। तो जैसे आपका सेल्स ग्रोथ होगा वैसे आपके बिजनेस में कैश फ्लो का भी प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप कॉस्ट शीट रिव्यू नहीं करेंगे तो कब आपका लोन बर्डन बढ़ जाएगा, बराबर, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in any manufacturing business, not just in engineering and casting manufacturing industry. Question number 12 is that does the finance department regularly interact with the production and sales team?
दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और जो आपका सेल्स टीम है, क्या महीने में एक बार आपकी सारी टीम मेंबर्स का एक मीटिंग होता है? मैं तो कहता हूँ हर हफ्ते मीटिंग होना चाहिए, एवरी वीक। आपके जो सारे डिपार्टमेंट है, जो भी है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, परचेज है, फाइनेंस है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, बराबर, उस सब का एक मीटिंग हर हफ्ते होना चाहिए। उसका रीजन क्या है? बिकॉज action and decision of the each and every department is directly or indirectly impacting the profitability and cash flow of your business. तो आपके जो भी डिपार्टमेंट है, वो जो भी एक्शन और डिसीजन लेंगे, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके प्रॉफिट और कैश फ्लो पे इम्पैक्ट होगा। आपको मालूम है या ना नहीं मालूम है, दैट आई डोंट नो, लेकिन दिस इज द रियलिटी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन बढ़ाता जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाता जाएगा, क्योंकि हमें फिक्स खर्चे जो हमारे हैं वो फिक्स है। अगर प्रोडक्शन नहीं किया, बराबर, तो फैक्ट्री बंद होगा और लेबर का कॉस्ट हमें वो बेयर करना ही है। लेकिन उसके सामने सेल्स टीम को नहीं मालूम कि कितना प्रोडक्शन चालू है, और उसके टारगेट भी उस तरह से होने चाहिए कि जितना प्रोडक्शन, जितनी कैपेसिटी से प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, वो सारा माल बिकना चाहिए। अगर वो नहीं बिका है तो गोडाउन में पड़ा रहेगा, एंड दैट विल इम्पेक्टिंग योर प्रॉफिटेबिलिटी। आपका इंटरेस्ट कॉस्ट, आपका स्टोरेज सब बढ़ेगा। और सेल्स टीम के पास ऑर्डर है, लेकिन उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं आता है, तो भी प्रॉब्लम है। सेल्स ऑर्डर ला के रख देगा, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो वहां पे भी प्रॉब्लम होगा। और तीसरा, उसके अलावा प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की खरीदारी करनी पड़ती है, लेबर को पेमेंट करना पड़ता है, और अदर एक्सपेंसेस होती है, बराबर। तो उसके लिए पैसा चाहिए, फाइनेंस। तो फाइनेंस के साथ अगर उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो फाइनेंस वाले पैसे कहाँ से लाएंगे? जो वर्किंग कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल, बराबर, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? प्रोडक्शन आपने बढ़ा दिया, लेकिन सामने रॉ मटेरियल नहीं है, लेबर अवेलेबल नहीं है। तो आपके बिजनेस के सारे डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर उसका वीकली मीटिंग नहीं होगा, तो कहाँ पे डिस्टरबेंस आएगा उसका रीजन भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, और आप ढूंढते रह जाओगे कि किस रीजन की वजह से आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है। सो आपके बिजनेस के सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। प्रोडक्शन है, परचेज है, सेल्स है, मार्केटिंग है, एचआर है, अकाउंट है, फाइनेंस है, बराबर, ये सारे डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और सारे डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉयज है, उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके बिजनेस को आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंट बनाना है, बराबर, तो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय मस्ट नो दैट द what will be the impact of their decision and action on the finance of your business. Now we come to the question number 13. Are indirect expenses like electricity, rent and admin cost allocated function wise? तो जो भी आपके बिजनेस में डिपार्टमेंट है या फंक्शन है, तो वो सारे डिपार्टमेंट में आपके जो ये एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट और एडमिन कॉस्ट, ये आप अलग से एलोकेट करते हैं या नहीं करते? अगर उसका भी एक बेस होता है, किस बेस पे आपको एलोकेट करना है, बराबर। तो जितना आप डिटेल में जाएंगे, उतना आपको ज्यादा अच्छी तरह से आप डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इज कॉस्टिंग बेस्ड ऑन एक्चुअल यूसेज एंड मशीन आवर्स और जस्ट स्टैंडर्ड एस्टिमेट? तो जब भी आप कॉस्ट शीट बनाते हैं, बराबर, तो उस कॉस्ट शीट में आपका जो भी मशीन का यूसेज होता है, मशीन मशीन आवर्स, यानी जो भी आप
जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए मशीन यूज करते हैं वो एक्चुअल यूसेज के बेस होता है, और जो भी आपने स्टैंडर्ड एस्टिमेट डिसाइड किया उसके बेस पे आप कॉस्टिंग करते हैं, बराबर। तो अगर एक्चुअल यूसेज के बेस पे है तो यू विल गेट द करेक्ट कॉस्टिंग इन योर बिजनेस। रमेश भाई तुम्हारे नहीं, रमेश भाई आपको कुछ काम है तो बाद में हम एट द एंड ऑफ द सेशन डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आर देयर एनी फाइनेंशियल एसओपी फॉलोड बाय द ऑल डिपार्टमेंट? आपके बिजनेस में जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हो, इंजीनियरिंग एंड कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें आपका एसओपी है आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? से फॉर एग्जांपल मैं एसओपी की बात करता हूँ। सपोज आपके जो रिसीवेबल्स है कलेक्शन, जो आप उधारी में माल बेचते हैं, तो अगर पेमेंट डिले आता है, बराबर, तो पेमेंट कलेक्शन करने के लिए आपका कलेक्शन का एसओपी चाहिए, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो कलेक्शन की एसओपी में क्या आएगा कि कस्टमर को सपोज 30 डेज का क्रेडिट दिया है, तो कितने दिनों में उसको कलेक्शन का पहला व्हाट्सएप मैसेज जाएगा, कितने दिनों के बाद उसको कॉल करना है, कितने दिनों के बाद उसको ये नोटिस भेजना है, कोर्ट का नोटिस भेजना है एडवोकेट का, कि अगर पेमेंट नहीं आएगा तो हम ये एक्शन लेंगे, बराबर, कितने दिनों के बाद उसको कलेक्शन एजेंसी को हैंड ओवर करना है। तो ये आपका डिफाइंड और रिटर्न फॉर्मेट में एसओपी होना चाहिए। आई हैव जस्ट टॉक अबाउट द वन एसओपी, बराबर। तो आपकी सारी डिपार्टमेंट वाइज एसओपी डिफाइन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। Now we are going to start with the section number D, which is related to the cross-functional review and KPI monitoring. Now friends, question number 16 is asking, do you conduct monthly or quarterly financial review meeting involving production, sales and account? इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है उसका कि आपके बिजनेस में फाइनेंशियल रिव्यू आप कितने समय में करते हैं, फाइनेंशियल रिव्यू, बराबर। फाइनेंशियल रिव्यू का जो है फ्रीक्वेंसी क्या है, महीने में एक बार, 3 महीने में, 6 महीने में, या 1 साल में, बराबर। मुझे मालूम है 90% ऑफ द बिजनेस ओनर साल में एक बार करते हैं, वो भी एट द टाइम ऑफ साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, बराबर। जो उसका ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हैं तब भी वो पूरा रिव्यू नहीं करेंगे, बराबर। तो महीने में एक बार आपका फाइनेंशियल रिव्यू होना चाहिए, और उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट रिव्यू करना है। उसके बाद उसका जो स्नैपशॉट है कि पिछले महीने में कितना सेल्स हुआ, कितना नेट मार्जिन था, कितना ग्रोस मार्जिन था, कितना क्वांटिटी, प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना, कौन सी प्रोडक्ट का कितना था। तो उस सब का मीटिंग आपका प्रोडक्शन, सेल्स और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सारे डिपार्टमेंट के साथ होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किसी एक डिपार्टमेंट से नहीं चलता। अगर सारे डिपार्टमेंट काम करेंगे तो ही कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी चलेगा। तो जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं और कैश फ्लो जनरेट करते हैं, उसमें सारे डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग इन जनरेटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो, बराबर। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो सेल्स वाले बेचेंगे क्या, सेल्स वाले ऑर्डर नहीं लाएंगे तो प्रोडक्शन वाले प्रोड्यूस क्या करेंगे, बराबर। अगर सेल्स वाले सेल्स नहीं करेंगे तो इनवॉइस जनरेट नहीं होगा, तो अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करेगा। तो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज contributing to the generation of the profit and cash flow of your business, and also in long term value creation of your business. Now question number 17, is performance evaluated across the functions?
यूजिंग डिपार्टमेंट स्पेसिफिक केपीआई। तो जो भी आपके बिजनेस में डिपार्टमेंट है उसके आपने केपीआई डिफाइन किए हैं स्पेसिफिक रिलेटेड टू दैट डिपार्टमेंट, और जो मंथली परफॉर्मेंस रिव्यू होता है वो उस केपीआई को ध्यान में रख के होता है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका केपीआई आपने डिफाइन किया कि आपको 80% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करना है और इतने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हो गए, दिस इज द केपीआई। तो पिछले महीने का जब आप रिव्यू करने बैठो तो 80% कैपेसिटी यूटिलाइज हुआ या नहीं और प्रोडक्शन सामने कितना हुआ, जो भी आपने डिफाइन किया था एज पर स्पेसिफिक केपीआई, उस हिसाब से हुआ या नहीं। क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस इवेल्युएशन नहीं करेंगे तो आप अपने डिपार्टमेंट को फीडबैक क्या देंगे, और फीडबैक नहीं देंगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। सो इम्प्रूवमेंट करने के लिए परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एवरी मंथ कंसीडरिंग द डिपार्टमेंट स्पेसिफिक केपीआई होना जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। Now, question number 18. Are MIS Insight used to take corrective action on pricing, overhead and process? So, जो भी हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिपोर्ट्स बनाते हैं, बराबर, उसके बेस पे हम एक्चुअल डिसीजन मेकिंग करते हैं या नहीं, एंड दैट डिसीजन मेकिंग शुड रिलेट टू द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, कंट्रोलिंग द ओवरहेड्स एंड इंप्रूविंग द प्रोसेसेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है, सिर्फ डेटा आ रहा है, दैट डेटा इज इरिलेवेंट। आपके बिजनेस में कितनी भी बड़ी ईआरपी सिस्टम हो या कितने भी बड़े रिपोर्ट्स आए, कितने भी अच्छे हो, इफ दे आर नॉट रिव्यूड, दे आर नॉट बीइंग रिव्यूड बाय यू एंड डिसीजन नॉट बीइंग टेकन बाय यू, then these all the reports, the MIS systems and ERP, आपने चाहे करोड़ों रुपए का ERP डाला हो, दिस इज द जस्ट सीट एंड यूजलेस, वो यूजलेस है पूरा का पूरा। बिकॉज डेटा इज द टुडेज फ्यूल, आपके बिजनेस का फ्यूल है वो डेटा है, एंड डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर द डिसीजन मेकिंग, बराबर। इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग दैट डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग and you are taking the decision on the basis of your gut feeling, the data is irrelevant. मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस ओनर्स आर टेकिंग डिसीजन और ऑन द बेसिस ऑफ गट फीलिंग्स, कि मेरे हिसाब से इतना हो तो हो ही जाएगा, मेरा ये एक्सपीरियंस ये बताता है, मेरा एक्सपीरियंस वो बताता है। आज के मार्केट में गट फीलिंग नहीं चलता है, डेटा इज स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ योर बिजनेस। एंड वॉरेन बफेट ने कहा था कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ योर बिजनेस। इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर अकाउंट and you are not having data, everything is useless in your business. Because if you don't have data, you are not have proper direction of your business and you are not able to control your business. Now question number 19 is related to the each department aware of their financial contribution and cost responsibility, जो हम डिफाइन कर सकते हैं। आपके बिजनेस में प्रॉफिट सेंटर होगा, कॉस्ट सेंटर होगा, बराबर। जो आपके टेली, अगर आपके पास टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें आपको प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर मिल जाएगा, बराबर। तो जो भी सारे डिपार्टमेंट एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, तो सारे डिपार्टमेंट को ये मालूम होना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर। वो कितना प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं, उसका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन क्या है, बराबर। इफ दे डोंट नो, then they will not be able to take action in the proper direction. Now question number 20, are financial reports visualized in dashboard or review only spreadsheet?
तो आपके बिजनेस में जो भी आपके रिपोर्ट्स बनते हैं उसको स्प्रेडशीट यानी एक्सेल के साथ आपको डैशबोर्ड में भी देखना है। तो डैशबोर्ड में आपको रिव्यू करने में और एक्शन लेने में, डिसीजन लेने में आसानी होगी। बराबर। तो डैशबोर्ड देख के आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू एंड द सेशन।